देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। पेंगोंग झील पर क्या थी चीन की चाल? LAC पर तनातनी के बीच देश में क्यों मचा सियासी भूचाल? देश में कब आ रहा है राफेल, जिससे खत्म होगा चीन का खेल? भारत चीन टकराव की सबसे बड़ी खबरें आप देखिए न्यूज टॉप 9 भारत चीन टकराव में। LAC पर जारी गतिरोध के बीच पेंगोंग और देपसांग में अभी भी दोनों देश की सेनाएं आमने सामने है। इस बीच सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए खुलासा हुआ है कि चीन पेंगोंग झील के बड़े हिस्से पर कब्जे की तैयारी में आया हुआ है। तस्वीरों में चीनी तैयारियों की झलक भी दिखाई दे रही है। यही कारण है कि कई दौर की मैराथन बातचीत के बाद भी चीन इस इलाके से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेट ट्रेस्फा की सैटेलाइट तस्वीर के अनुसार चीन ने पेंगोंग झील इलाके में 18 की संख्या में पेट्रोल बोट्स को तैनात कर रखा है। हाई स्पीड से चलने वाली पेट्रोल बोट न केवल पानी में गश्त के काम आ रही है, बल्कि इनमें छोटे और मध्यम दूरी तक मार करने वाले हथियार भी तैनात हैं। हालांकि उनके ये बोट अभी LAC के चीन वाले इलाके में गश्त कर रहे हैं। इधर डेप्लांग प्लेस और पेंगोंग तसो झील इलाके में चीनी सैनिकों की मौजूदगी को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके केंद्र से 5 सवाल पूछे। सुरजेवाला ने कहा, भारत की सरजमी पर चीनी कब्जे का दुस्साहस लगातार बना हुआ है। चीन डेप्सांग प्लेस और पेंगोंग तसो झील इलाके में न केवल जबरन कब्जा बनाए हुए है, बल्कि उसकी ओर से किए जा रहे निर्माण कार्य साफ तौर पर खतरे का संकेत है। मोदी सरकार और प्रधानमंत्री चीनी कब्जे को लेकर भ्रम का जाल फैलाने में लगे हुए हैं। LAC पर तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना लद्दाख में अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत कर सकती है। इसके लिए नए लड़ाकू विमान राफेल की तैनाती की जा सकती है, क्योंकि इन इलाकों से चीनी सेनाओं को हटाना एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया बनी हुई है। सूत्रों की माने तो वायुसेना की इस हफ्ते होने जा रहे शीर्ष कमांडरों की बैठक में इसको लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस बीच वायुसेना के विशेष अनुरोध पर फ्रांस भारत को राफेल लड़ाकू विमानों की डिलीवरी में तेजी करने जा रहा है। ये लड़ाकू विमान 27 जुलाई को अंबाला छावनी में उतरेंगे। वायुसेना चाहती है कि जल्द से जल्द राफेल को ऑपरेशन स्तर पर लाया जा सके, ताकि नए लड़ाकू विमानों को लद्दाख समेत जहां पर भी जरूरत हो वहां पर तैनात किया जा सके। साउथ चाइना सी के बाद अब हिंद महासागर में भी चीन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अमेरिका ने साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर तक अपनी गश्त को बढ़ा दिया है। चीन के नजदीक साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास खत्म करने के बाद अमेरिका अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास पहुंच गया है। अमेरिकी नेवी के 7वें बेड़े में शामिल एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्ज ने अंडमान ने अपनी धमक दे दी है। किसी भी देश को पल भर में खत्म करने की ताकत रखने वाला USS निमित्ज पर 90 एयरक्राफ्ट को तैनात किया गया है। इस बीच चालबाज चीन को एक और बड़ा झटका ब्रिटेन ने दिया है। ब्रिटेन की सरकार ने 5G वायरलेस नेटवर्क डेवलप करने के लिए चीन के बजाय जापान से मदद मांगी है। इस सिलसिले में ब्रिटेन के अधिकारियों ने जापान के अधिकारियों से टोक्यो में मुलाकात की। इससे पहले ब्रिटेन में हुआवे 5G नेटवर्क डेवलप कर रही थी। ब्रिटेन ने कुछ समय पहले ही चीन की हुआवे पर बैन लगाया है। अमेरिका भी हुआवे पर बैन लगा चुका है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में चीनी एम्बेसी के सामने भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इस दौरान लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर चीन के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने चाइना गो बैक और स्टॉप किलिंग इंडियन आर्मी जैसे नारे लगाए। मक्कार चीन एक तरफ जहां चौतरफा घिरा है, वहीं कुदरत की मार ने भी चीन को हलकान कर दिया है। शनिवार को दक्षिण चीन में बारिश और बाढ़ की वजह से 14 लोगों की मौत हो गई। यांगची नदी में आई बाढ़ से कोरोना का एपिसेंटर वुहान शहर के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। दावा है कि अगले 4 दिनों में पूरा वुहान शहर डूब जाएगा। इसकी एक बांध की ये तस्वीरें हैं। ऐसे में बाढ़ के दबाव को कम करने के लिए यांगची नदी की सहायक नदी चूही नदी पर बने शक्तिशाली बांध को विस्फोटक से उड़ा दिया गया। दिल्ली की सड़क पर कैसे पानी में डूबकर एक शख्स की मौत हो गई? दिल्ली की सड़कें क्यों बन गई हैं दरिया? पहाड़ पर आफत की बारिश की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश में कैसा है जल प्रलय? सैलाब के सितम की सबसे बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आप देखिए न्यूज टॉप 9 बाढ़ बारिश। दिल्ली के ITO के पास अन्ना नगर में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। बारिश से नाले में आए उफान की वजह से पूरा का पूरा 2 मंजिला मकान पानी में समा गया। बहाव इतना तेज था कि मौके पर गहरा गड्ढा बन गया था, जिसमें मकान गिरकर बह गया। वहीं इसी नाले की वजह से रिंग रोड भी बाधित हो गया। दिल्ली में भारी बारिश जानलेवा साबित हुई है। दिल्ली के मिंटो रोड पर पानी में डूबने से एक शख्स की मौत हो गई। मिंटो रोड के अंडरपास में पानी भरे होने की वजह से कुंदन नाम का ड्राइवर अपनी टाटा मैजिक गाड़ी निकाल रहा था, तभी उसकी गाड़ी पूरी पानी में डूब गई, जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई। इस हादसे से पूरी दिल्ली सहम गई है।
दिल्ली के मिंटो रोड पर बारिश का पानी ऐसे बह रहा था जैसे वहाँ कोई नदी की धारा हो। इस बहते पानी को देखकर गाड़ियाँ भी जहाँ थी वहीं रुक गई। पानी की ये धार अंडरपास में जमा हो रही थी। अंडरपास में पानी जमा होने से यहाँ पूरी की पूरी डीटीसी बस ही डूब गई। वहीं बस में सवार 2 लोग अपनी जान बचाने के लिए बस की छत पर चढ़ गए। केरल के प्रमुख शहरों में से एक कोच्चि के तटीय इलाकों में समुद्र का पानी घुस आया है। ये तस्वीर चिल्लम गांव की है, जहां पर समुद्री लहरों का रौद्र रूप देखा जा सकता है। समुद्री लहरों की रिहायशी इलाकों में घुसने से लोग हलकान हैं। सैलाब में एक घर पूरी तरह से बह गया, जबकि 4 से 5 मकान के हिस्से समुद्री लहर में भेंट चढ़ गए हैं। हिमाचल के किन्नौर में भी कुदरती आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये तस्वीर सांगला के बटसेरी गांव की है, जहां पर उफनती दरिया के बीचों बीच एक पेड़ पर जिंदगी रेंग रही है। किसी को नहीं पता अगले पल जिंदगी रहेगी या फिर नहीं। यहाँ जब रात को बारिश का पानी पहाड़ से गिरने लगा तो ये मजदूर जंगल में जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए, जिसे पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के मुनस्यारी में भारी बारिश और पहाड़ से गिरते पत्थर की वजह से कई रोड बंद हो गई है। ये तस्वीर मुनस्यारी मिलम रोड की है। यहाँ पर कुदरती कहर के बीच कई जगह बड़े बड़े बोल्डर्स सड़क पर आ गए, लिहाजा जान माल की रक्षा के लिए प्रशासन ने सड़क को बंद करने का फैसला किया। ये तस्वीर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की है, जहां देखिए कैसे बाढ़ ने इस पुल को अपने साथ बहा लिया। कुमाऊं क्षेत्र का यह मुनस्यारी पिथौरागढ़ सड़क है। मदनकोट में यह पुल लोगों के आवागमन का एकमात्र जरिया था, लेकिन अब पुल बहने के बाद यहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उत्तराखंड के मुनस्यारी में गोरी नदी उफान पर है। नदी का पानी जहां एक और मुनस्यारी बाजार में घुस गया, वहीं दूसरी तरफ छोड़ी बकड़ के 5 मकान भी सैलाब की भेंट चढ़ गए। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई इंसान नहीं बहा, लेकिन बेजुबान जानवर सारे बह गए। स्थानीय प्रशासन ने जेसीबी मशीन से मलबे को हटाकर लोगों की मुश्किलें कम की। किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। असम के कामरूप में मोरीगांव जिले में लहर का कहर जारी है। ये तस्वीर चंदपुर गांव की है। चारों तरफ सैलाब का कब्जा है। पानी में मकान, सड़क सब कुछ डूब चुके हैं। लोग सड़क किनारे अस्थायी टेंट में रहने के लिए मजबूर है। जिंदगी की जद्दोजहद चारों तरफ जारी है। हर इंसान हलकान है। इधर देश और विदेश में कोरोना की कितने केस हो गए हैं? देश में मौत का आंकड़ा कहां तक पहुंच गया है कोरोना से? कहां पर मां के सामने कोरोना संदिग्ध ने अपना दम तोड़ दिया? कोरोना से जुड़ी अहम खबरों के लिए आप देखिए न्यूज़ टॉप 9 कोरोना अपडेट। देश में कोरोना की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। पहली बार रविवार को 40,000 से ज्यादा केस सामने आए। 24 घंटे में 40,243 मरीज आए, जिससे देश में कुल मरीजों का आंकड़ा, जबकि मृतकों की संख्या 27,500 से ज्यादा हो गई है। इसमें पिछले 24 घंटे में मरे 675 मरीजों का आंकड़ा भी शामिल है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अभी तक करीब 7 लाख मरीज पूरी तरह से रिकवर कर चुके हैं। देश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र और कर्नाटक में सबसे बुरा हाल है। इन 4 राज्यों में 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। पश्चिम बंगाल और बिहार में भी हालात बिगड़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके मोदी सरकार को घेरा। राहुल ने कहा, बीजेपी झूठ को संस्थागत तौर पर फैला रही है, कोविड-19 टेस्ट पर बाधाएं लगाई और मृतकों की संख्या को गलत बताया जा रहा है। राहुल पहले भी कई बार कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से पैदा हुए बेरोजगारी के मसले पर मोदी सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। बिहार में बेकाबू कोरोना की स्थिति गंभीर होती जा रही है। हफ्ते भर से प्रतिदिन करीब 1000 संक्रमित मरीजों के आंकड़े सामने आने के बाद केंद्र सरकार की विशेष टीम रविवार को बिहार पहुंची। टीम स्थिति का जायजा लेकर देर शाम वापस दिल्ली लौट गई। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि केंद्र की ओर से बिहार को हर संभव मदद दी जा रही है। कोरोना को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना का कहर जारी है। राज्य में 24 घंटे में 2278 कोरोना संक्रमित के केस सामने आए, जबकि इस दरमियान 36 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। अभी भी पश्चिम बंगाल में 16,492 कोरोना एक्टिव केस हैं। तेलंगाना के नलगोंडा में ऑक्सीजन के अभाव में एक कोरोना संदिग्ध मरीज ने तड़प कर अपनी जान दे दी। अपनी आंखों के सामने बेटे की जान जाता देख एक मां छाती पीट कर रोती रही और डॉक्टरों को कोसती रही। यहां के जिला अस्पताल के प्रबंधन को भला बुरा कहती रही। आरोप है कि अस्पताल में वेंटिलेटर की सुविधा नहीं होने से व्यक्ति की जान चली गई।
हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र सिटकुल में नामी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में कोरोना का संक्रमण बेकाबू हो गया है। रविवार को कंपनी के 224 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब कंपनी के संक्रमित कर्मचारियों की संख्या 288 हो गई है। प्रशासन ने संक्रमित कर्मचारियों के घर के आसपास के इलाके को सील करना शुरू कर दिया है। कंपनी और उसकी वेंडर कंपनियों के 2300 कर्मचारियों की सैंपलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। दुनिया भर पिछले 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या में 2 लाख से ज्यादा का इजाफा हुआ है। दुनिया भर में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,46,23,088 हो गई है। मृतकों का आंकड़ा 6 लाख 8 के पार पहुंच गया। सबसे ज्यादा संक्रमण वाले अमेरिका में 38,90,000 से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं। वहीं मरने वालों की संख्या करीब 1,43,236 हो गई है। दूसरे नंबर पर ब्राजील में 79,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि तीसरे नंबर पर इंडिया है। चीन में कम जोखिम वाले इलाकों में आज से थिएटर्स को खोलने की इजाजत दे दी गई है। ये तस्वीर शंघाई के एक थिएटर की है, जहां पर रविवार को सैनिटाइजेशन किया गया। हालांकि थिएटर में एक रो को छोड़कर और रो में एक सीट की गैप के बाद दर्शकों के बैठने का इंतजाम किया गया है। और चलिए बात करते हैं देश की बड़ी खबरों की। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे श्री राम मंदिर का शिलान्यास। किस धातु की बनी होगी श्री राम शिला? मंदिर निर्माण को लेकर शरद पवार ने कैसे तंज कसा है केंद्र सरकार पर? पायलट गुट की याचिका पर आज किस अदालत में होगी सुनवाई? कहां पर बरामद हुए AK-47 समेत भारी मात्रा में गोला बारूद? देश की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज़ टॉप 9 राष्ट्र में आप देखिए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को 40 किलो चांदी की श्रीराम शिला से मंदिर का शिलान्यास करेंगे। ये श्रीराम शिला जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत गोपाल दास समर्पित करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे से दोपहर 1:10 तक अयोध्या में रहेंगे। इस दौरान वो अयोध्या के विकास की महत्वपूर्ण योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। श्री राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में पीएम मोदी के आने पर संत समाज की तरफ से खुशी जाहिर की गई है। रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा कि पीएम 500 सालों की प्रतीक्षा 5 अगस्त को खत्म कर रहे हैं। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने भी भव्य मंदिर के निर्माण पर प्रसन्नता जताई। वहीं एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा, कुछ लोग सोचते हैं कि राम मंदिर बनाने से कोरोना खत्म हो जाएगा। सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य घोषित किए जाने वाले स्पीकर के नोटिस पर राजस्थान हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। कोर्ट ने कल तक विधायकों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा रखी है। इस बीच गहलोत समर्थक विधायक जयपुर के एक होटल में फिल्म देखकर अपना समय बिताते नजर आए। वहीं मानेसर के एक रिजॉर्ट में रुके पायलट खेमे के विधायकों से पूछताछ के लिए कल पहुंची एसओजी की टीम बैरंग लौट गई। कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे के खजांची कहे जाने वाले जय वाजपेयी को पुलिस ने कल शाम छोड़ दिया। पुलिस की टीम जय वाजपेयी को उसके घर तक छोड़ने आई। बिकरू कांड के बाद विकास दुबे से जुड़े साक्ष्य मिलने के बाद एसटीएफ ने जय वाजपेयी को हिरासत में लिया था। फिलहाल इनकम टैक्स और ईडी उसकी अकूत संपत्ति की जांच में जुटी है। जय वाजपेयी का पासपोर्ट और शस्त्र लाइसेंस को रद्द करने का निर्देश दिया गया है। उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने एक AK-47 राइफल, 4 पिस्टल, 17 ग्रेनेड समेत भारी मात्रा में कारतूस को बरामद किया। सुरक्षा बलों ने गुरुवार को केरन सेक्टर में घुसपैठ का प्रयास कर रहे एक घुसपैठियों को मार गिराया था। इसके बाद से ही इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। भारत नेपाल सीमा पर नेपाल पुलिस ने एक भारतीय नागरिक को गोली मार दी। घटना बिहार के किशनगंज जिले के टेढ़ागाछ प्रखंड की है। बताया जा रहा है कि घायल युवक जितेंद्र कुमार सिंह अपने 2 साथियों के साथ मवेशी ढूंढने गया हुआ था। इसी दौरान फतेहपुर थाना स्थित नो मैंस लैंड इलाके में नेपाल पुलिस के जवानों ने उन पर फायरिंग कर दी। घायल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तिरुपति एयरपोर्ट पर कल बड़ा हादसा टल गया। दरअसल रनवे का निरीक्षण करने के लिए आया फायर इंजन पलट गया। इसी तरह हैदराबाद से आए इंडिगो विमान को लैंड करना था। आनन फानन में इंडिगो विमान को बेंगलुरु डाइवर्ट किया गया। विमान में 40 यात्री सवार थे। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में एक लड़की के साथ गैंगरेप के बाद हत्या को लेकर जबरदस्त हंगामा और आगजनी हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की 3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। बसों में तोड़फोड़ की गई। हंगामा करने वालों को काबू करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोग गैंगरेप के आरोपी को पकड़कर सख्त सजा देने की मांग कर रहे थे। इधर महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या आखिर कहां तक पहुंच गई है? कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मुंबई से आई कौन सी खुशी? कहां पर पिकनिक मनाने गए युवक झरने में डूब गए? मुंबई से जुड़ी बड़ी खबरें इस वक्त की कौन सी हैं? न्यूज़ टॉप 9 मुंबई में आप देखिए। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,10,000 को क्रॉस कर गई है। कल राज्य में कोरोना के 9,518 नए केस सामने आए, जबकि 258 लोगों की मौत हो गई। राज्य में 1,69,000 से ज्यादा लोग ठीक हो गए हैं, जबकि अभी तक 11,50854 लोगों की मौत हो गई है।
मुंबई में कल कोरोना के 1038 नए केस सामने आए, जबकि 1193 लोग स्वस्थ होकर घर लौट गए। कल 64 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में इस समय कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,01,388 हो गई है, जबकि 5,714 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में कुल 23,697 एक्टिव केस हैं। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की क्वारंटीन सेंटर की 5वीं मंजिल से कूदकर एक मरीज ने खुदकुशी कर ली। 43 साल का मरीज कुछ दिन पहले ही एडमिट हुआ था। ये घटना कैसे और किन परिस्थिति में हुई है, पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में बुजुर्ग दंपत्ति ने कोरोना को हराकर एक नई मिसाल को पेश किया है। 90 साल के दादा और 80 साल की दादी जब अस्पताल से डिस्चार्ज हुए तो वहां पर मौजूद डॉक्टर्स, नर्स और अस्पताल के अन्य स्टाफ ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। वो जब घर पहुंचे तब भी उनका इसी अंदाज में लोगों ने स्वागत किया। उनकी आरती भी उतारी गई। मुंबई में कोरोना का संक्रमण जितनी तेजी से फैल रहा है, उसके साथ दवाइयों की कालाबाजारी भी बढ़ रही है। मुंबई पुलिस ने कोरोना के इलाज में मददगार साबित हो रही रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले 7 लोगों को घाटकोपर इलाके से गिरफ्तार किया है। रेमडेसिविर की कीमत 5500 रुपए है, जबकि आरोपी इसे 20 से 25,000 में बेच रहे थे। महाराष्ट्र के नासिक में बालदेवी झरने में पिकनिक मनाने गए 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई। नासिक सिटी से आए 4 दोस्त पानी में तैरने के लिए उतरे, लेकिन पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाए। इस हादसे में एक युवक को बचा लिया गया, लेकिन 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई। यहां पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं। मुंबई के लोअर परेल इलाके में शिवसेना ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, जहां बड़ी संख्या में शिवसेना कार्यकर्ता पहुंचे और ब्लड डोनेट किया। शिवसेना और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के 27 जुलाई के जन्मदिन के पहले इस ब्लड कैंप का आयोजन किया गया था। इस मौके पर ब्लड डोनेट करने वालों को शिवसेना ने अनाज के पैकेट्स भी दिए। मुंबई अहमदाबाद महामार्ग पर विरार इलाके के एक कंटेनर और डीजल टैंकर में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें कंटेनर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कंटेनर चालक की हालत काफी गंभीर है। टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार थी कि टैंकर ने दूसरी लेन में जाकर एक कार और आयशर को अपनी चपेट में ले लिया। और चलिए बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली में कोरोना के कितने केस सामने आ गए हैं, कहां पर सामने आई सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स की हैवानियत, किस मुद्दे पर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें कौन सी है, न्यूज़ टॉप 9 दिल्ली एनसीआर में आप देखिए। दिल्ली में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट बढ़कर 84% के करीब हो गया है। डेथ रेट 2.95% है। राजधानी में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1211 केस सामने आए। इस समय कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,22,793 है। दिल्ली में 16,031 एक्टिव केस हैं और कंटेनमेंट जोन की संख्या 685 है। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,144 हो गई है। कल कोरोना के 120 नए केस सामने आए। राहत की बात यह है कि इनमें से 3,132 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जिले में कोरोना से अभी तक 39 लोगों की मौत हो गई है। वहीं गाजियाबाद में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,978 हो गई है। इस समय 1,332 एक्टिव केस है, जबकि 63 लोगों की मौत हो गई है। गौतम बुद्ध नगर में बीटा 2 थाना क्षेत्र के एक्सप्रेस पार्क व्यू सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। ये युवक उसी सोसाइटी का रहने वाला है और कोरोना के चलते 4 महीने के बाद अपना डॉक्यूमेंट्स लेने लौटा था। मामूली सी कहासुनी के बाद सोसाइटी के गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड्स ने उस पर जमकर लाठी डंडे चला दिए। दिल्ली की निहाल विहार के राम पार्क में 28 साल की महिला और उसके 2 बच्चों की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोपी महिला का पति गगन लापता है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी गगन को शराब पीने की लत थी। वो लगातार पत्नी को मारता पीटता रहता था और जान से मारने की धमकी देता था। आरोपी गगन बिहार के मुंगेर का रहने वाला है। दिल्ली दंगों को लेकर एक बार फिर से दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल आम सामने आ गए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दंगे में बीजेपी की गहरी साजिश को बताते हुए इसमें लिपापोती का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने कहा कि केंद्र एलजी के माध्यम से पसंदीदा वकीलों को नियुक्त करना चाहता है, जो बीजेपी के काले गुनाहों को छिपा सके। कोरोना महामारी की वजह से कांवड़ यात्रा रद्द होने के बाद युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के चांदनी चौक में स्टॉल लगाकर लोगों को गंगा जल बांटा। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोग महामारी की वजह से हरिद्वार नहीं जा पाए, इसलिए हम उन्हें ये जल उपलब्ध करवा रहे हैं। इस दौरान उनके पोस्टर में शिवभक्त राहुल का फोटो भी लगा था। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके ऊपर आधा दर्जन से ज्यादा लूट के मुकदमे दर्ज है। कर्मवीर और विजय नाम के दोनों बदमाश काफी वक्त से फरार थे। पुलिस अब इन बदमाशों से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उनकी गैंग में कितने लोग शामिल हैं।
नोएडा थाना फेज 3 पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में एक बदमाश यूनुस मलिक घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी संजू फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस टीम फरार बदमाश की तलाश में कॉम्बिंग कर रही है। वहीं घायल बदमाश यूनुस को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया है। यूनुस पर 9 मुकदमे दर्ज है। नोएडा के सेक्टर 27 में चोरों का आतंक है। डी ब्लॉक मार्केट के करीब 6 दुकानों का ताला तोड़कर पुलिस को चुनौती दी गई है चोरों की तरफ से। चोरों ने शनिवार रविवार की रात एक केमिस्ट की दुकान, 3 राशन की दुकान और एक बियर व वाइन शॉप को अपने निशाना बनाया। इस दौरान चोर हजारों की नकदी पर हाथ साफ कर गए। और अब देश के अन्य राज्यों की सबसे बड़ी खबरें कौन सी है? न्यूज टॉप 9 राज्य में आप देखिए। धनबाद में ग्रामीणों में कोरोना का भय इतना गहरा है कि वो संक्रमित मृत मरीजों की अंत्येष्टि के लिए बन रहे शमशान घाट के विरोध पर उतर आए हैं। विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। ग्रामीणों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। इसके बाद दोनों तरफ से जमकर लाठियां चली, जिसमें कई ग्रामीण और पुलिसकर्मी घायल हो गए। साफ सफाई के लिए लाई गई जेसीबी मशीन को भी ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने सभी मस्जिदें और ईदगाह नमाज के लिए खोलने की मांग की है। बर्क का कहना है कि कोई उनके नमाज पढ़ने पर पाबंदी नहीं लगा सकता। उन्होंने कहा कि बकरीद मुसलमानों का बड़ा त्योहार है और इस दौरान नमाज पर पाबंदी ठीक नहीं है। कोरोना काल में गरीबों को खाना खिलाने के सरकारी दावे दम तोड़ रहे हैं। बिहार के गोपालगंज में कम्युनिटी किचन की हालत बदतर हो गई है। यहाँ पर 18 घंटे बाद लोगों को सरकार खाना मुहैया करा रही है। एक दिन में रात में 10 बजे खाना मिलने के बाद अगले दिन शाम को 4 बजे खाना मिल पाता है। किचन की रसोइये ने खुद कहा कि 18 ही नहीं, कई बार 22 घंटे बाद भी खाना मिलता है। आसनसोल की पुलिस को ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस के छापे में 800 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया गया। 2 करोड़ से अधिक की नकदी पुलिस को मिली है। छापे के दौरान कई गांजा कारोबारियों को हिरासत में लिया गया। अब पुलिस उन लोगों की तलाश कर रही है जिन्हें माल सप्लाई किया करते थे। चित्रकूट के जंगलों में पुलिस डकैतों की धरपकड़ में जुटी हुई है। इस ऑपरेशन के तहत 2 सप्ताह के भीतर चित्रकूट पुलिस ने 5वें डकैत को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें कुख्यात डाकू रामचरण भी शामिल है। हाल ही में बीहड़ के सबसे खूंखार रहे 7.5 लाख के नामी डकैत बबली कोल को पिछले साल के आखिर में पुलिस ने मार गिराया था, लेकिन अब उसी गैंग के कुछ और डकैत इलाके में फिर से सिर उठाने लगे हैं। यूपी के रामपुर में दूसरे दिन भी लोग टिड्डी दल से जूझते रहे। यहाँ के दर्जनों गांव में टिड्डी दल घुस गया है। कृषि विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम इन्हें मारने और भगाने में लगी है। इसके लिए ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। ग्रामीण शोर, धुआं जैसे तरीकों से इन्हें भगाने की कोशिश कर रहे हैं। कानपुर में दबंगों ने पूर्व पार्षद दिलीप चौरसिया की पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। दिलीप चौरसिया ने इसकी शिकायत थाने में की है। बताया जाता है कि पिटाई करने वाला दबंग दिलीप का ही किराएदार रिंकी कश्यप है। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पिटाई की। चौरसिया ने रिंकी को मकान खाली करने के लिए नोटिस दिया था। कोरोना काल में भी लोग परंपराओं और रस्मों को निभाने का मौका नहीं छोड़ रहे। अमृतसर में नवविवाहित जोड़े सावन के मौके पर खास पूजा करते नजर आए। अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर में सावन के महीने में यूं ही सज-धज कर जोड़े पूजा करने के लिए आते हैं। कपल मंदिर में अच्छे भविष्य के लिए भगवान कृष्ण और राधा से आशीर्वाद मांगते हैं। TV9 नेटवर्क 5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती। 48 करोड़ इंप्रेशंस। देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 नेटवर्क।